हेलो जगवार्स, क्या हालचाल। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं नीट और जेई 2023 के लिए केमिस्ट्री, 2023 बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री और एनसीईआरटी को साथ में लेकर। आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर चुके थे और थोड़ा सा ब्रेक मैंने बच्चों को दिया था ताकि वो कोप अप कर सकें। और अब हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स गाइस, यहां पर थोड़ा सा बच्चों लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर हम एनसीईआरटी फॉलो करें तो एनसीईआरटी में अगला चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री होना था। तो गाइस, जो नीट और जेई का स्टूडेंट है, आप लोग चिंता ना करें। जो चैप्टर अभी छूट रहे हैं वो हम लोग 12th बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाएंगे। तो क्या ये लेक्चर हमारे लिए जरूरी नहीं है? जी हां, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम कैसा पढ़ रहे हैं कि 12th बोर्ड के बच्चों को भी काम आ जाए और नीट जेई वालों को भी काम में आ जाए। मतलब मैं वो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं जो सीबीएसई के सिलेबस में है इस साल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बट एट नीट लेवल, बट एट जेई लेवल। तो इससे उन बच्चों का फायदा होने वाला है जो बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट दे रहे, तो उनका बोर्ड का सिलेबस हो गया। अब आप जेई और नीट वाले जो बच्चे हैं, आपका जैसे सॉलिड स्टेट्स रह गया है, सरफेस केमिस्ट्री रह गया है, पी ब्लॉक रह गया है, ये जो 3 चैप्टर्स रह गए हैं, ये हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगभग दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी में आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा 1 शॉट डाल दूं, 1 शॉट में सारा काम खत्म। तो यू विल बी लाइक कि अपने को सब आता है। तो डोंट वरी, आप हमारे साथ में पढ़ते चलिए। अभी शुरू करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। गाइस, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? गाइस, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको कहां दिखाई देते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड इन पीरियोडिक टेबल। जब आप इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो दे आर फाउंड इन पीरियोडिक टेबल इन बिटवीन ग्रुप नंबर 3 to group number 12 and from period 4 onwards। यानी जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के बीच में, और पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड में नहीं, बल्कि ये 4th पीरियड से आप लोगों को दिखाई देने लगेंगे। अगर हम यहां पर बोले कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी ब्लॉक नाम क्यों पड़ा, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन पेनल्टीमेट यानी कि n-1 d ऑर्बिटल, इन n-1 d ऑर्बिटल आफ्टर द ns ऑर्बिटल, जो कि आपका वैलेंस ऑर्बिटल भी है, जो कि आपका वैलेंस ऑर्बिटल भी है। यानी यहां पर आपके जो लास्ट के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आपका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस ऑर्बिटल में ना जाते हुए पेनल्टीमेट ऑर्बिटल में जाएगा, यानी n-1 d ऑर्बिटल में जाएगा। और ऐसे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। सो देयरफॉर such elements are called as D block elements.
सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या हम लोगों को यह बात समझ में आई? क्या हम सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यानी जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनफैक्ट आई वुड से जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेंट n-1 d ऑर्बिटल में जाकर बैठ जाएगा एंड उसे क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो? दैट इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns1 से 2 n-1 d 1 to 10. This is the general electronic configuration of the d block element. आपके d block element का ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, स्टार बनाकर हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे दैट दीज एलिमेंट्स, एक स्टार बनाकर हम लोग पॉइंट लिखेंगे दैट दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैंने बोला, these elements are called as transition elements. Now why they are called as transition elements? हम इन्हें transition elements क्यों बोल रहे हैं? These are called as transition elements because they are found in between S block. They are found in between S block and P block. They are found in between S block and P block element and shows properties intermediate, I would say, and shows the property intermediate of S and P block. S और P ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं और S और P ब्लॉक के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक्चुअल मतलब होता है ब्रिजिंग एलिमेंट। ये एक प्रकार का ब्रिज बना रहे, BRIDGING, दे आर एक्चुअली द ब्रिजिंग एलिमेंट। ये दोनों ग्रुप्स के बीच में, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गाइस आजकल की स्टडीज ने स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखने जाओ तो एक बात आप लोग लिखेंगे दैट नाउ अ डेज स्ट्रिक्टली बोला गया है केमिस्ट्री द्वारा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। नाउ अ डेज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स आज की तारीख में स्ट्रिक्टली अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे को बताओ कि एग्जैक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है, तो नाउ डेज स्ट्रिक्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोस दैट हैव इनकम्प्लीट n-1 d ऑर्बिटल, यानी वो ऑर्बिटल जो कि पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है आपका n-1 d, दिस शुड रिमेन इनकम्प्लीट एंड देयरफॉर आजकल आप लोग जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मानेंगे वो लिखेंगे ns122 n-1 d1 to 9. This is the general electronic configuration which we use nowadays. We have kept d block d orbital as incomplete. सर ऐसा क्यों गाइस, ऐसा क्यों होता है? क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जो आप डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर देखेंगे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये जो तीन एलिमेंट है, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d10, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2 4d10
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s2 5d10। यहां वाली कंडीशन में इन तीनों का d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। ऑल ऑफ देम हैव अ फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल। इन सभी का d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। इनफैक्ट अगर मैं इनके वैलेंस शेल में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कैडमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इस कंडीशन में जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा केवल 3d10, 4s तो 0 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4d10, 5s तो 0 हो जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 5d10, 6s तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहां वाली कंडीशन में भी इनका d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। यानी ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका d ऑर्बिटल भले ही अपने आयोनिक फॉर्म में हो, यानी भले ही इन्होंने किसी के साथ में कंपाउंड फॉर्म कर लिया हो या भले ही ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो, इनका d ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ है और ये बाकी के ट्रांजिशनल एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए आजकल साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि एक काम करो, डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन को थोड़ा जस्टिफाई करो, थोड़ा चेंज करो, थोड़ा रेक्टिफाई करो, थोड़ा ठीक करो और क्या करो, इन तीन को अलग कर दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन आ तो डी ऑर्बिटल में रहा है, इसीलिए इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट्स को एक नया नाम दे दिया गया है, स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। इनको एक नया नाम दे दिया गया है, क्या? स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। यानी ये डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर तो रखे जाएंगे लेकिन इनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा। यानी ये फेक है, ये नकली है। क्यों नकली है? ये नकली इसलिए बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल। इसके अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये डी ब्लॉक की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट को नाउअडेज क्या बोला जाता है? एलिमेंट दैट हैव इनकंप्लीट n-1 डी ऑर्बिटल, जिनका n-1 डी ऑर्बिटल इनकंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है हम लोगों के लिए? इस डी ब्लॉक एलिमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसमें से कई सारे ऐसे एलिमेंट जैसे तुम्हारा आयरन, तुम्हारा कॉपर, तुम्हारा सिल्वर, तुम्हारा गोल्ड, ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर फ्रॉम द पास्ट टाइम्स, यानी पुराने जमाने में से, फ्रॉम द पास्ट टाइम्स these metals are very important for human civilization। यानी हम लोग जो ह्यूमंस हैं, हमारी जो सिविलाइजेशन है, उसके लिए इन्होंने शुरुआत से बहुत इंपॉर्टेंस रखी है। भाई कुछ राजा महाराजाओं के जमाने में, जैसे हड़प्पा वगैरह के जमाने में, हड़प्पा कल्चर, मोहनजोदारो कल्चर, उसमें कॉपर तांबा चलता था, आयरन चलता था, फिर राजा महाराजाओं में सिल्वर चला, फिर किसी किसी में गोल्ड चला। तो सिल्वर, गोल्ड, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, सोने की बहुत इंपॉर्टेंस थी, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया गया। क्या यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी? क्या यहां तक आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? नाउ डी ब्लॉक समझने के बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक समझने के बाद थोड़ी सी शुरुआत करते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को समझने की। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय एफ ब्लॉक एलिमेंट? बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। दोज एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स दैट हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड, those elements, F block elements are those elements in which
are those elements in which valence electrons are filled, in which the valence electrons are filled in, कहां फिल किया जा रहा है इन लोगों को, n-2 f ऑर्बिटल, यानी कि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल हमें यहां पर वर्क करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% क्लियर। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं दैट इन ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6, ध्यान से मेरी बात को समझना, इन ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6 हमें एक एलिमेंट मिलता है जिसका नाम है लेंथेनम। हमें एक एलिमेंट मिलता है जिसका नाम क्या है? लेंथेनम। लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। जब हम लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इट कम्स आउट टू बी 6s2 5d1। लेकिन गाइस जब हम अफबाउ प्रिंसिपल देखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल 6s के बाद में 6s में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर जाने के बाद आप लोगों को इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरना चाहिए और 4f के बाद फिर इलेक्ट्रॉन 5d में भरना चाहिए। तो लेंथेनम यहां पर एक एक्सेप्शनल केस हो गया। एक्सेप्शनल केस ऐसे हो गया कि लेंथेनम में 6s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 5d में आ गया। लेकिन गाइस लेंथेनम के बाद सेरियम एटॉमिक नंबर 58, क्या बोला मैंने? लेंथेनम के बाद सेरियम एटॉमिक नंबर 58। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कहीं जोश में हम गलत नाम ना लिख लें। कि हमारे पास में एनसीईआरटी खुली हुई है, हम एनसीईआरटी से इसको जरूर क्रॉस चेक करेंगे। हां सही लिखा था हमने, सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम, सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक, ये जो अगले 14 एलिमेंट्स होते हैं, ये जो अगले 14 एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। डेफिनेटली इनके 6s के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए गए वो 4f ऑर्बिटल में पाए गए। सो गाइस इसीलिए इन 14 एलिमेंट्स को नाम दिया गया लेंथेनॉइड्स। क्या नाम दिया गया? लेंथेनॉइड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज लेंथेनॉइड? बिकॉज दे आर फाउंड, और वी कैन से दे आर प्लेस्ड आफ्टर लेंथेनम। लेंथेनम नाम के एलिमेंट के बाद में पाए जाते हैं, उसके बाद में रखे जाते हैं, जिसको लेंथेनॉइड बोला जाता है। एंड इन्हें 4f या इन्हें 4f सीरीज नाम दिया जाता है, और ये आपके f ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है। ये आपके f ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू बच्चों को ये बात समझ में आई? ठीक उसी प्रकार जब हम लोग ग्रुप 3 की ही बात करेंगे, लेकिन अब हम लोग यहां पर पीरियड नंबर 7 पर पहुंच जाते हैं। तो जब हम लोग ग्रुप 3 और पीरियड नंबर 7 की बात करते हैं, हमें यहां पर एक एलिमेंट मिलता है जिसका नाम होता है एक्टिनियम। एक एलिमेंट जिसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्टिनियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखा जाता है तो इसके 7s में 2 इलेक्ट्रॉन और 6d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, अफबाउ प्रिंसिपल 7s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में जाना चाहिए, उसके बाद 6d में जाना चाहिए। तो यहां पर एक्टिनियम भी एक एक्सेप्शनल केस हो गया। लेकिन एक्टिनियम के बाद में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक्टिनियम के बाद में थोरियम, एक्टिनियम के बाद में जो अगला एलिमेंट मुझे मिलता है
जिसका नाम होता है थोरियम, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर लॉरेंसियम तक, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर लॉरेंसियम LR लिखना चाहिए मुझे इसका सिंबल LR, लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 तक। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, और वी कैन से द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 5f ऑर्बिटल, इन 5f ऑर्बिटल 1 by 1 by 1 by 1, थोरियम में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करते करते ये आखिरी तक इसके अंदर भरे जाते हैं। एंड देयरफॉर इस सीरीज को बोला जाता है, जैसे होता है लेंथेनॉइड बोला था, इसको क्या बोला जाएगा, दिस सीरीज इज कॉल्ड एज एक्टेनॉइड सीरीज। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्टेनॉइड, बिकॉज दे आर फाउंड, और वी कैन से दे आर प्लेस्ड आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद रखा गया, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है 5f सीरीज, 5f सीरीज, और ये भी आपके f ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है, ये भी आपके f ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है। क्या ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से और बिना किसी परेशानी के क्लियर होती हुई नजर आ रही है? आराम से इसको देख लीजिए एक बार। हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन लिया है अभी, वी आर ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, ठीक है। चलिए अब एक बार हम इसे एनसीईआरटी खोलकर भी पढ़ेंगे, एक एक करके एनसीईआरटी को पूरा रीड करेंगे मस्त तरीके से, ऐसा कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद मेरे किसी भी लाडले को एनसीईआरटी खोल के देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला मार्क हम लोग यही करेंगे, हमारे नोट्स में सबसे पहले हम लोग नीट जेई वाले बच्चे यही लिखेंगे, इनफैक्ट बोर्ड वाले भी लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं है, दैट आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर अमंग द ट्रांजिशनल एलिमेंट that have played important role in the development of human civilization। क्या तुम्हारे प्यारे प्यारे बकुड़े मृत्युंजय सर ने पॉइंट ऑलरेडी बता दिया था? अरे सर आप तो पूरा पहले ही बता देते हो यार, पर ठीक है, हमको आप पे भरोसा नहीं, हम खुद पढ़ेंगे ठीक है। नाउ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अच्छा हाँ, यस एनसीईआरटी खुली थी इसलिए हमको एक और पॉइंट समझ में आया, हम यहां पर एक और पॉइंट लिखेंगे। मुझे एक बात बताइए, आपका जो लेंथेनॉइड्स थे, आपके जो लेंथेनॉइड्स थे, मतलब जो सेरियम से शुरू हुए थे और ल्यूटेटियम पर खत्म हुए थे, और आपके एक्टेनॉइड्स जो कि थोरियम से शुरू हुए थे और लॉरेंसियम पर खत्म हुए थे, ये एक्चुअली आपको मिले कहां? ये आपको मिले कहां? ये आपको मिले आफ्टर लेंथेनियम, और ये आपको मिले आफ्टर एक्टेनियम। और लेंथेनम और एक्टेनम, ये और ये बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ये दोनों तो तुम्हारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं। और ये जो सीरीज है ये लेंथेनम के अंदर मिली, ये एक्टेनम के अंदर मिली। पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह नहीं थी तो हमने इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे दो बॉक्स बना के रखा। देयरफॉर इन दोनों सीरीज को एक और नाम दिया गया, दैट इज इनर ट्रांजिशनल सीरीज और इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के भी अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए सुपर, अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग बात करेंगे, फर्दर स्टार्ट करेंगे बात करना, दैट द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स सच एज थोरियम, यूरेनियम एंड प्लाज्मोडाइनियम आर प्रूविंग एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। अब आप देखिए एनसीईआरटी में से इस पॉइंट में हो सकता है नीट में सवाल बन जाए, हो सकता है जेई में सवाल बन जाए, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में एक पैराग्राफ फॉर्मेट में सवाल बन जाए। तो गाइस क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप लोग इसे ठीक से ना पढ़ें तो ये छूट सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट बिटवीन ग्रुप 3 एंड 12, हमें पता ही है
द डी ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड, यानी कि इससे हमें समझ में आया कि डी ब्लॉक के अंदर 4 पीरियड है। हाँ सर, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7, ऐसे करके लेफ्ट टू राइट ग्रुप 3 से ग्रुप 12 में एक सीरीज चलेगी, फिर दूसरी सीरीज, फिर तीसरी सीरीज और चौथी सीरीज। ठीक है, 4 पीरियड में 4 सीरीज चल रही है। अभी मैं आपको ये और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। F block consists of elements in which 4f and 5f orbital are progressively filled. ठीक है, they are placed in a separate panel at the bottom of the periodic table. Correct, F block को अलग से रखा जाता है। The name transition elements and inner transition metals are often used to refer the element of the D block and F block respectively. D block को transition, F block को inner transition, दोनों क्यों बोला जाता है वो मैं आपको अभी अभी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर आर मेनली 4 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले। अभी मैं आपको ये सारी सीरीज, इन सीरीज में आने वाले सारे एलिमेंट के नाम, इनके एटॉमिक नंबर सब याद करा दूंगा बेहतरीन वाली ट्रिक के साथ। Has actinium an element from Rutherfordium to? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Copernicium. The 2 series of the inner transition metals, 4f series, cerium to lutetium, 5f thorium to lawrencium are called as lanthanoid and actinoid. क्या हम ये भी पढ़ चुके हैं? हाँ सर, आप ये भी पढ़ा चुके हो, कोई चिंता वाली बात नहीं सर, आप हर चीज पढ़ा चुके हो। Originally, the name transition metal was derived from the fact that their chemical property were ट्रांजिशनल बिटवीन दोज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। क्या मैं आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नेम्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में पाए जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की होती है। ट्रांजिशनल का मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज जो कि बिटवीन द थिंग्स पाया जाए, दो चीजों को कनेक्ट करने वाला। सो नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC, ट्रांजिशन मेटल आर डिफाइंड एज मेटल विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। क्या ये बात भी बताई थी सर? ये भी बताई थी। तो गाइस, ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल, जिनका डी सबशेल कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, ईदर इन देयर न्यूट्रल एटम, यानी जब ये अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में हो, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करी हो, कोई चार्ज नहीं हो, और इन देयर आयोनिक फॉर्म, in their ionic form. We all know that zinc, cadmium and mercury of group 12 have fully filled d orbital in their ground state as well as in their common oxidation state, यानी कि zinc normal और zinc dipositive दोनों में इसका 3d10 होता है, इसका भी 3d10 भरा हुआ होता है। यहां पर इसका 4s0 हो जाता है, यहां पर इसका 4s2 होता है, लेकिन दोनों में 3d भरा हुआ है, पढ़ चुके, and hence are not regarded as transition metal. However, being the end member of the 3D, 4D and 5D transition series respectively, their chemistry is studied along with the chemistry of the transition element. यानी कि मजबूरी है हमारी इनको पढ़ना, क्योंकि D ब्लॉक के अंदर पढ़े हुए हैं तो पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं और थोड़ा सा स्टडी मारते हैं इसको। The presence of partially filled d or f orbital in their atom makes transition element different from that of the non-transition elements. Obviously, हम इनकी केमिस्ट्री अभी पढ़ने वाले हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होने वाला है, कैसे एक दूसरे से डिफर करने वाले हैं। मतलब हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट किस प्रकार से आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से अलग है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे, है ना। The transition elements and their compound are studied separately. Transition elements और उनके कंपाउंड को सेपरेटली स्टडी किया था, इसीलिए हम लोग शायद एक अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। However, the usual theory of valency as applied to the non-transition element can be applied successfully to the transition elements also. लेकिन गाइस, जो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, भाई ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या है? आप बोलोगे 1, फिर वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सेजियम हो,
ये तुम्हारी वैलेंसी थ्योरी है, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को तो लग जाती है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी लग जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि जिंक, ग्रुप नंबर 12 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ग्रुप नंबर 12 में जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। गाइस इन तीनों की जनरल वैलेंसी +2 ही होती है, इन तीनों की जनरल ग्रुप वैलेंसी +2 ही होती है, तो ये लग जाती है, ये नॉर्मली एप्लीकेबल है। लेकिन केवल ये एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है, यहां पर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इसीलिए हम नॉर्मल एस ब्लॉक पी ब्लॉक से डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी अलग रखते हैं, अलग पढ़ते हैं, अलग तरीका होता है इन्हें पढ़ने का। वेरियस प्रीशियस मेटल सच एज सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल लाइक आयरन, कॉपर, टाइटेनियम बिलोंग टू ट्रांजिशन मेटल सीरीज, यानी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे से लेकर इंडस्ट्री लेवल तक। बट इन दिस यूनिट वी शैल फर्स्ट डील विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अकरेंस and general characteristics of transition element with special emphasis on the trends of the first row 3D transition metal along with the preparations and the properties of some important compound। ठीक है, ये अब आपकी जनरल बात हो गई, कोई दिक्कत। अब हम इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम इनकी द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक लार्ज मिडिल सेक्शन को, जो कि एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है, ऑक्यूपाई करता है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 यानी कि टोटल 10 ग्रुप्स इसके पास में होते हैं। द डी ऑर्बिटल्स of the penultimate energy level of atom receive electrons gaining rise to the 4 rows of the transition element, यानी 3D, 4D, 5D और 6D, ऐसे करके 4 सीरीज होती है। 3D सीरीज आपको 4th पीरियड में दिखाई देगी, 3D सीरीज 5th पीरियड में आपको 4D सीरीज, 6th पीरियड में आपको 5D सीरीज और 7th पीरियड में आपको 6D सीरीज दिखाई देगी, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। तो एक बार प्रॉपरली एनसीईआरटी हम लोगों ने देख ली है, एक बार प्रॉपरली हम लोगों ने एनसीईआरटी समझ ली है। अब हम हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी पहले मैं आपको ये सारे एलिमेंट्स याद करना सिखाऊंगा, बट दैट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन था। आज हम लोगों ने डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन ले लिया है। उप्स, ये क्या हो चुका है, हमें इसे कैंसिल करना पड़ेगा, मेरे पिछवाड़े से टकरा गया ये। ओके, तो हम इसे अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको ये कितने मिनट का हो गया लेक्चर, हाँ आधे घंटे के ऊपर का हो गया, इंट्रोडक्शन आधे घंटा खींच गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्या, कि कैसे पीरियोडिक टेबल में ये 3D सीरीज बनी, ये 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, इनके एटॉमिक नंबर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका याद करने का तरीका, हाउ यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट, ये 40 के 40 एलिमेंट के नाम याद रखना, और हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। तो अगला लेक्चर हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपर पैटर्न, कि जैसे बोल रहे हैं प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो इसमें 1 भरा, तो इसमें 2, तो इसमें 3 होना चाहिए, लेकिन 3 की जगह इसमें 4 हो गया। फिर यहाँ 4 होना चाहिए तो 5 हो गया, यहाँ 5 होना चाहिए तो 6 हो गया, यहाँ 6 होना चाहिए तो 7, यहाँ 7 होना चाहिए तो 8, यहाँ 8 होना चाहिए तो सीधे 10, यहाँ 9 होना चाहिए तो भी 10, यहाँ 10 है तो 10। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है, या हम इससे क्या समझ सकते हैं, ये सारी डिटेल अगली क्लास में। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।